जय जगन्नाथ। वैदिक ज्योतिष के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। ऑब्जेक्टिव है हमारा समझना अबाउट प्लैनेट राहु, प्लैनेट केतु, राहु केतु का एक्सेस, सूर्य और प्लैनेट चंद्रमा मून का एक्सेस। देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट प्लैनेट मून, शनि का जो जन्म है वो अमावस्या को है। शनि अमावस्या आपने सुना होगा। बिकॉज प्लैनेट सैटर्न का जो जन्म है, शनिदेव का जो जन्म है, वो अमावस्या का बताया जाता है। अमावस्या का जन्म होने से द प्लैनेट इज नॉट अबाउट द फ्री विल। द प्लैनेट इज ऑल अबाउट कर्मों के अनुसार आपको दंड या कर्मों के अनुसार आपको जज किया जाएगा। फ्री विल आपको नहीं मिलेगी। तो अगर हमें फ्री विल चाहिए, हमें स्वतंत्र डिसीजन लेने की पावर चाहिए, तो किस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए? क्या प्रारब्ध को काट के फ्री विल को प्राप्त किया जा सकता है? क्या संचित कर्मास को डिस्टर्ब करके फ्री विल को प्राप्त किया जा सकता है? और फ्री विल आ जाएगी तो होगा क्या? फ्री विल अगर हमें मिल भी गई तो हम क्या कर लेंगे उस फ्री विल से? अध्यात्म के अंदर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर प्लैनेट मून, प्लैनेट सूर्य का क्या एग्जिस्टेंस है। एंड एक दारा कारक के ऊपर जो सेशन करा था, इन दैट सेशन पर्सन इज लाइक द ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है वो वर्कआउट नहीं करता है, बट सोलमेट का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली वर्क करता है। हिंदू सिस्टम के अंदर देयर इज अ डिफरेंट वे टू डेसिफर द मैसेज फ्रॉम द सेवंथ हाउस लॉर्ड दाराकारा। इन सब चीज़ों को समझने के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री विल को प्राप्त करने के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य और चंद्रमा के एक्सेस को समझने के लिए ये सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी चेतना को अंडरस्टैंड करने के लिए कि मेरी बेसिक चेतना कहाँ पे लॉस्ट है, कहाँ पे अटकी हुई है, कौन सा डिविजनल चार्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं चार्ट को चंद्र कुंडली से देखूं, क्यों मैं कभी उसे सूर्य कुंडली से देखूं, क्यों मैं उसे कभी बेसिक कुंडली से देखूं। तो इन सब का जो बेसिक तत्व है ना, वो इस सेशन के अंदर आपको मिलेगा। आप ये सेशन देखना है एस्ट्रोलॉजी ह्यूमन चैनल के ऊपर। अगर आप कनेक्ट बनाते हैं कंटेंट से, प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सो गाइस, वी स्टार्ट विद द निर्वाण षटकम। निर्वाण षटकम से हम स्टार्ट करते हैं। बिकॉज इन द निर्वाण षटकम देयर इज कि ना तो मैं शरीर हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं अहम हूँ, ना सो व्हाट आई एम दैट चिदानंद रूप शिवोहम। इट मीन्स आई एम द प्योर चेतना जो एग्जिस्टेंस है उस चेतना का। दैट एग्जिस्टेंस इज नॉट कि वो मदर से कनेक्टेड है, फादर से कनेक्टेड है, बॉडी से कनेक्टेड है, यहाँ तक कि वो मोक्ष या मुक्ति से भी कनेक्टेड नहीं है। देयर इज अ वर्स जहाँ पे वो कहते हैं कि भाई मुक्ति भी नहीं हूँ मैं, तो मुक्ति भी नहीं हूँ। क्या है? प्योर चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस है। और ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो प्योर चेतना है, यही हमें अपलिफ्ट करती है। दिस चेतना गिव्स अस द फ्री विल। ये चेतना से ही हमें फ्री विल, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जिस पर्सन की चेतना का लेवल जितना अपर होता है, वो पर्सन उतने फ्री विल से डिसीजन ले पाता है, वो पर्सन उतना फ्री विल से अपने जीवन को व्यवस्थित कर पाता है। इसको आपको बार बार देखना चाहिए। अपने D1 चार्ट के अंदर देखिए, जिससे लाइफ की अंडरस्टैंडिंग बने। D9 में देखिए, जिससे स्पाउस और अध्यात्म की अंडरस्टैंडिंग बने कि मैं अगर अध्यात्म में जाऊँगा सो इज इट कि मुझे वही करना होगा जो मैंने पिछले जीवन के अंदर करा है, क्या मुझे गुरु के गाइडेंस में ही चलना होगा, क्या मेरे पास कोई फ्री विल होगी या नहीं होगी। इसे आप D10 में देखिए अपने प्रोफेशन के अंदर कि मैं वही करता रहूँगा जो सब कर रहे हैं, या मैं फ्री विल से कोई डिसीजन ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। सो दैट इज़ द चेतना, आपकी चेतना का लेवल, आपके कॉन्शियसनेस का लेवल। यहाँ हम चेतना की बात कर रहे हैं, ना कि आत्मा की। आत्मा एंड द चेतना दोनों जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करती हैं, एक दूसरे का दर्पण है। कैसे वो एक दूसरे का दर्पण है? वेल, इन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट मून जो है वो आपकी चेतना को कंट्रोल करता है। इसीलिए जब भी कोई इमोशनल ट्रॉमा आता है, कोई इमोशनल टर्मोइल आता है, कोई इमोशनल चैलेंज आता है, एकदम से आप अपने मून को देख लीजिए। बर्थ चार्ट के अंदर आपका मून कहाँ पे बैठा हुआ है, जिस हाउस के अंदर बैठा हुआ है, आपकी पूरी चेतना उसी भाव के अंदर सिमट के रह जाएगी। आप उसे भाव से बाहर नहीं निकल पाएंगे। समटाइम पर्सन इज लाइक, भाई जैसे ही कोई ब्रेकअप हुआ, अदरवाइज मैरिज में इशूज़ आए, चाइल्ड से मेरे को कोई समस्या आई, मेरी चेतना वहाँ पे अटकी हुई है। माई चेतना, मेरा पूरा कॉन्शियस लेवल है, वहाँ पे अटका हुआ है। तो उससे कैसे बाहर निकला जाए? द सिंपल थिंग इज, आपके चार्ट के अंदर ये राजयोग होगा, वो राजयोग होगा। भाई वो राजयोग फलित जब होगा जब आप स्वयं एग्जिस्टेंस में है। अगर पर्सन की चेतना ही अटकी पड़ी है, अगर कोई पर्सन है मान लीजिए 8-10 घंटे बैठ के वो पब में बैठा हुआ है, काफ़ी अच्छा राजयोग है उसका, बट उसकी चेतना तो अटकी हुई है ना, वो उस राजयोग से कैसे उसे चैनलाइज कर पाएगा? या कहीं अटक गया है, कोई मैरिज में अटक गया है, कोई चाइल्ड पक्ष में अटक गया है, कोई फॉरेन ट्रैवल में अटक गया, कोई एजुकेशन में अटक गया, उसकी चेतना जो है अटकी हुई है। अब वो एफर्ट जो किसी के वर्क में लगा रहा है, अगर वो रिटर्न आ रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई अगर रिटर्न नहीं आ रहा तो उसका क्या होगा? टाइम, एफर्ट, एनर्जी सारा का सारा जाएगा और उसकी चेतना जो है वो अटकती हुई चली जाएगी। इसीलिए जब लाइफ के अंदर कोई अच्छा पर्सन आएगा ना, व्हेन अ गुड पर्सन कम्स इन योर लाइफ, तो वो आपकी चेतना के लेवल को अप कर देता है। और चेतना का लेवल जब अप होता है तब आपको आनंद की प्राप्ति होती है। दैट इज़ द ब्लिस मिलती है, आनंद प्राप्त होता है। और इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो पूरी यात्रा है ना, दैट यात्रा इज़ ये आनंद दे। आधे से ज़्यादा जो इस सेशन को देख रहे होंगे, दे आर जस्ट वॉचिंग डिफरेंट सेशंस को इसीलिए देख रहे हैं कि उन्हें उससे आनंद मिलता है। दैट इज़ द आनंद की यात्रा है। कोई पैसा कमा रहा है बहुत ज़्यादा, उसको उससे आनंद मिलता है। तो इट जस्ट वो आनंद है। और एट द एंड जो फाइनल आनंद है वो आपको आपकी चेतना के लेवल से ही मिल पाता है, जब वो प्लैनेट मून जो है वो सूर्य की यात्रा करता है। इसीलिए फुल मून को हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा वंदनीय कहते हैं। वी से लाइक फुल मून के अंदर आप कोई ना कोई उपाय शुरू करिए।
फुल मून के दिन आप कोई ना कोई प्रोग्राम करिए। फुल मून के दिन आप अपनी आध्यात्मिक यात्राओं को करिए। फुल मून के दिन आप अपने मटेरियल यात्राओं को करिए। सोचिए अपने जीवन के बारे में फुल मून के दिन, कॉज इस दिन चंद्रमा सूर्य को एस्पेक्ट करता है। द चेतना, द कॉन्शियसनेस सूर्य को देखती है, आत्मा को देखती है। सूर्य इज द नेचुरल कारका ऑफ आत्मा, उसको वो देखती है। सम सप्तक होकर एक दूसरे को देखते हैं, और इससे क्या होता है दैट द चेतना अपलिफ्ट होती है, और उसको ध्यान आता है कि भाई ना तो मैं शरीर, ना ये बॉडी, ना ये ना वो, बस दैट इज़ द आत्मा। तो वो अपलिफ्टमेंट जो है वो आपको कब मिलती है? तो फुल मून के दिन मिलती है। इसीलिए अपने चार्ट के अंदर 2 राशियों को हमेशा हमेशा देखना चाहिए। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर आपसे जाते ही भिड़ते ही एक बात पूछता है, आपकी जन्म राशि क्या है? क्यों पूछता है वो जन्म राशि? आपकी चेतना का लेवल कहाँ है? मिथुन में है आपकी जन्म राशि, इस पर्सन की चेतना सिमट गई है मिथुन के आसपास। पाइसेस में है, पर्सन की चेतना पाइसेस के आसपास सिमट चुकी है। अब ये पर्सन अपनी लाइफ में ग्रो जब ही करेगा जब ये उस राशि को ट्रिगर करेगा, जब ये उस राशि के अनुकूल एनवायरनमेंट को पाएगा। अगर एनवायरनमेंट उसके अनुकूल नहीं मिला तो ये पर्सन फील आउट कर सकता है। दैट इज़ द चेतना। इसकी चेतना उस लेवल को जब ही टच करेगी जब ये पर्सन उस एनवायरनमेंट को प्राप्त कर लेगा। अगर वो एनवायरनमेंट आपको नहीं मिलता है तो आप उस राजयोग को चैनलाइज नहीं कर सकते। द राजयोग इज डेफिनेटली देयर, बट आप उसे चैनलाइज नहीं कर सकते। इसीलिए चंद्रमा आपकी दशाओं को सेट कर देता है। बर्थ के समय जो नक्षत्र जिसमें चंद्रमा है वो आपकी दशाओं को सेट कर रहा है ना। वो प्लैनेट कह रहा है मैं दशाओं को ही सेट कर दूंगा। लो अब ये राजयोगों को देखते रहो, और ये राजयोग फलित कब होंगे? ये सब जब दशा आएगी जब फलित होंगे। अब दशा कौन डिसाइड करेगा? चंद्रमा करेगा, चेतना का लेवल करेगा। सो दैट इज़ द चेतना का लेवल है। हमेशा उस राशि को इंपॉर्टेंस दीजिए जिसके अंदर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है। इसीलिए वो चंद्र कुंडली जो बनाते हैं वो एक्चुअली आपके चेतना के लेवल को देखने के लिए। द पर्सन इज, आप वीनस के बारे में बता रहे हो, क्या मैं D1 में देखूँ, नवमांश में देखूँ, या चंद्र कुंडली में देखूँ? भाई अगर चेतना को समझना है तो नवमांश चंद्र कुंडली में देखो, आध्यात्मिक जर्नी को समझना है तो D9 में देखो, और मटेरियल जर्नी को समझना है तो D1 में देखो। आपको लेयर सेट करनी होंगी कि कौन से चार्ट का क्या रोल है, बेसिकली इसका रोल है क्या मेरे जीवन के अंदर। ना कि बस कंफ्यूज होकर अज्ञान में, इग्नोरेंस में यहाँ अप्लाई कर दिया, वहाँ अप्लाई कर दिया, 2 पॉइंट वहाँ से मिल गए, 2 पॉइंट यहाँ से मिल गए, और बस कुछ मिक्सचर हमने बना डाला। तो वो हमें नहीं करना है। सो दिस इज अबाउट द चेतना का लेवल। राहु और केतु का जो एक्सेस है वो इस चेतना के लेवल का दुश्मन है। वो इस चेतना के लेवल का दुश्मन है। जब भी फुल मून बनता है होता क्या है, सूर्य को आप कहीं भी सेट कर लीजिए आपके बर्थ चार्ट में, सूर्य को आपने लगन में बैठा दिया, 7th हाउस में चंद्रमा होगा जब भी फुल मून बनेगा। एक प्लैनेट हमेशा राहु केतु के एक्सेस में आएगा, हमेशा, कैसे भी बना लो चाहे फुल मून को आप, राहु केतु के एक्सेस में एक प्लैनेट को आना ही पड़ेगा। या तो चंद्रमा आएगा या सूर्य आएगा। इसीलिए होता क्या है, द पर्सन इज, रावण क्या करता है, चेतना माता सीता जो है उनको ही किडनैप कर लेता है, उठा लेता है, चेतना को ले जाते हैं, तो वेदों को ले जाते हैं। दैट इज द चेतना। वेद नहीं होंगे तो चेतना ही नहीं रहेगी, कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा। आदमी और जानवर में फिर फर्क ही नहीं रह जाएगा। वही काम वो कर रहे हैं वही इंसान करने लग जाएगा। इंसान जब अपलिफ्ट होता है, इसीलिए अपलिफ्ट करता है आदमी अपने आप को। द अपलिफ्टमेंट इज कि मुझे एक तो परमानंद मिले, आनंद प्राप्त हो, एंड द सेकेंड इज कि मेरे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो मेरे कंट्रोल में आ जाए, वो मेरे कंट्रोल में आ जाए। वो मतलब उसके अंदर मेरा उसके अंदर मुझे फियर ना लगे। मैं फ्री डिसीजंस एंड ऑल ले पाऊँ। किसी कर्क राशि में जिसका चंद्रमा है उससे पूछिएगा, कर्क राशि वाले से, वो आदमी उठते ही एक बात सोचेगा सुबह सुबह कि आज मुझे बस अपने मतलब फ्री विल मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए मुझे। तो ये जो फ्रीडम की भूख है ना, ये चेतना को हमेशा लगी रहती है। और राहु केतु इसके दुश्मन है। राहु कहता है कि तुम बस मटेरियल में आ जाओ, फ्रीडम है, अनंत पैसा कमा लो, अनंत भोग में आ जाओ, मौज ही मौज है। और केतु कहता है मोक्ष में चले जाओ, कोई भी समस्या दिखती है सीधे काटो, बातचीत मत करो, सीधे काट दो उसको, लिबरेशन करो। ये दोनों ही चेतना के परम दुश्मन है। राहु एंड प्लैनेट केतु, दे बोथ आर द एनिमी ऑफ दिस कॉन्शियसनेस। किसी भी डिविजनल चार्ट में D9 के अंदर मान लीजिए सूर्य चंद्रमा एक एक्सेस में आ गए, मतलब राहु केतु ने सूर्य चंद्रमा को ग्रस्प कर लिया, उनको पकड़ लिया एक साथ। इसका मतलब है चेतना का लेवल जो है डाउन चला गया, कॉन्शियसनेस डाउन गई है। D10 में आ गए, प्रोफेशन के अंदर आपको वो महसूस होता रहेगा, यार मेरी चेतना जो है इसमें लूज कर रही है। आई सीन गाइज जिन्होंने एजुकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में इतना पैसा फूका है, इतना एकेडमिक क्वालिफिकेशन ले लिया, बट व्हेन कम्स टू द जॉब मार्केट दे लाइक भाई चेतना इसमें वर्क नहीं करती, कॉन्शियसनेस जो मेरा है वर्क नहीं करता। इतनी बड़ा सब कुछ होने के बाद भी आई एम जस्ट टेकिंग डिसीजन ऑन समवंस बिहाफ, और ये मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो ये है चेतना की ऊर्जा। चेतना अगर ये एक बार भटक गई, कॉन्शियसनेस एक बार आपसे निकल गया हाथ से, सो दिस जस्ट फिर वो ग्राफ जो है चार्ट का डाउन आ जाता है। इसीलिए चंद्र कुंडली को देखते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर, नॉर्थ इंडियंस विल नॉट से अटर अ वर्ड विदाउट चेकिंग योर चंद्र कुंडली। साउथ इंडियंस D9 चार्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे चंद्र कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्र कुंडली क्यों बनाई जाती है? चेतना को समझने के लिए। अगर पर्सन कहीं लॉस्ट है, मान लीजिए एक पर्सन है, एक बॉय है, वो लॉस्ट है एक रिलेशन के अंदर और उसके 50 राजयोग चल रहे हैं,
कि साहब ये तो बहुत बड़ा, ये तो कहीं केबीसी में लॉटरी जीतेगा, बट वो तो लॉस्ट है ना, वो तो पहले उसने कह दिया भाई मैं तो लॉस्ट हूँ, वो क्या जीत पाएगा। तो अगर आपका कॉन्शियस का लेवल डाउन हो गया तो वो बहुत आपको डिस्टर्ब करता है, और यही जवाब है जो वो क्वेश्चन है ना, दैट राधा एंड लॉर्ड कृष्णा और दैट रास ऑल्सो। सो सूर्य का जो दर्पण है ना, सूर्य की जो रिफ्लेक्शन है, वही प्लैनेट मून है। प्लैनेट मून के पास खुद की कोई लाइट है ही नहीं, प्लैनेट मून आपको सूर्य का ही रिफ्लेक्शन देता है, सूर्य की लाइट को रिफ्लेक्ट करके देता है। सो इन वैदिक कल्चर इट जस्ट इज परमात्मा का जो रिफ्लेक्शन है वही आपको सामने दिखता है। सो लॉर्ड कृष्णा में आपको राधा भी दिख सकती है, और राधा के अंदर आपको लॉर्ड कृष्णा दिख सकते हैं। इट नॉट कि सोल दो डिफरेंट पार्ट में बटी है, सोल को काटा नहीं जा सकता, उसको काटा नहीं जा सकता। लॉर्ड कृष्णा से भाई इसको काट नहीं सकते, आप उसको काट नहीं सकते कि दो हिस्से कर लो इसके, तो उसको रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। एंड दैट इज द रिफ्लेक्शन, द प्योर रिफ्लेक्शन, जिसमें एक के अंदर दूसरा आदमी आपको दिखाई देने लग जाता है। दिस इज द चेतना, और ये फुल मून के आसपास आपको मिलती है। फुल मून आपको वो ऊर्जा दे सकता है जो सामान्य व्यवस्थाएं नहीं दे सकती। आपके चार्ट के अंदर अपने मून राशि को देखिएगा, चंद्र राशि को देखिएगा गाइज। विदाउट चंद्र राशि किया गया कोई भी उपाय, किया गया कोई भी सार्थक प्रयत्न, किया गया कोई भी राजयोग के ऊपर विचार फलित होना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी कॉन्शियसनेस बहुत ज़रूरी है, तभी कॉन्शियसनेस छलांग मारती है और एक एक चक्र को पार करते हुए दैट मीट्स विद द सूर्य से उसका जो है वो मिलन चार्ट के अंदर होता है। राहु और केतु इसे रोकने की कोशिश करते हैं, प्योर तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं। इसीलिए प्लैनेट राहु और प्लैनेट केतु, ये जो डेमोनिक एनर्जी थी वो, उसका विरोध करने के लिए चंद्रमा अकेला नहीं जाता, चंद्रमा जाता है, सूर्य भी जाता है, दोनों प्लैनेट एक साथ जाते हैं। और जो फ्री विल का कॉन्सेप्ट है ना, पूरे के पूरे रामचरितमानस में इज अ 1 सेकंड, एक बार एक चौपाई में, दैट इज द फ्री विल वेयर लॉर्ड नारद सेज यही विधि तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकई त्रिपुरारी, ओनली लॉर्ड त्रिपुरारी कैन चेंज व्हाट इज रिटर्न इन डेस्टिनी, ओनली लॉर्ड त्रिपुरारी। लॉर्ड रामा के जन्म के बारे में कहता है, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि, गिविंग द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन इज तिथि। आप पहले तिथि बता दो भाई कौन सी तिथि पे जन्म है। अमावस्या के आसपास अगर किसी का जन्म है लॉर्ड शनि का, फ्री विल है ही नहीं। आप शनि से जिस हाउस को शनि ने देख लिया, वहाँ फ्री विल की आप ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा, उम्मीद ही नहीं करनी है। 10th एस्पेक्ट है तो बात अलग है, 7th है फिर भी बैलेंस है, 3rd में तो देंगे ही नहीं, फ्री विल नहीं देंगे वहाँ आपको लगे मेरी फ्री विल जो है वो कंज्यूम कर लिए प्लानट ने। तो आपको क्या देखना है, ऑलवेज चेक कि जो मेरा जन्म है वो किस तिथि को है, मेरे जो चंद्र और सूर्य है वो राहु केतु एक्सिस के अंदर आ गया है या एक्सिस के बाहर है। अब ये एक्सिस क्या है राहु केतु का, उसके लिए आप हमारे प्रीवियस सेशन को चेक कर सकते हैं। राहु केतु एक्सिस बहुत सारांश में अगर मैं कहूँ, समरी में मैं कहूँ तो राहु और केतु ड्रैगन का हेड, ड्रैगन की टेल, सर्प का हेड, सर्प की टेल, ये काल है, ये टाइम है, ये टाइम आपको बाउंड करता है, ये आपको पास्ट फ्यूचर जो है ये आपको बाउंड करता रहता है। अगर दोनों प्लैनेट इसके एक तरफ आ गए और वो इससे फ्री है, मतलब राहु केतु का एक्सेस ऐसे लग रहा है, राहु 4th भाव में, केतु 10वें भाव में, तो वो दोनों प्लैनेट अपर पे है, 3rd हाउस में बैठे हैं, 2nd हाउस में बैठा है। इसका मतलब है कि आदमी उनसे मुक्त है, आदमी फिर भी फ्री है उनसे, मतलब फ्री विल से ये अपने आप को डिसीजन ले सकता है। बट अगर ये एक साथ अंदर आ गए एक्सेस के, फ्री विल कमजोर हो जाती है, फ्री विल बहुत कमजोर हो जाती है। द सेम हैपन्स इन द काल सर्प दोष। काल सर्प के अंदर पोजन इज लाइक भाई सारे प्लैनेट तो अंदर नहीं आए, अरे भाई सूर्य चंद्रमा तो अंदर आ गए, वो तो मेन है ना, वो तो मेन है, बेसिक जो है वही अंदर आ गया। द 3rd इज कि सूर्य एक तरफ है, चंद्रमा दूसरी तरफ है। चंद्रमा या सूर्य कोई भी हो सकता है, एक्सिस के अंदर आ गया हो। एक प्लैनेट है जो एक्सिस के अंदर है, दूसरा प्लैनेट है बाहर है। इसका मतलब है अब युद्ध करना पड़ेगा, फाइट लड़नी पड़ेगी ताकि हम हमारे प्लैनेट को, हमारी चेतना को वहाँ से बाहर निकाल के ला पाएँ। और यहाँ पे जो ये 3rd पोजीशन है, इसके लोग संघर्ष बहुत करते हैं, ये इनिशिएटिव्स बहुत लेते हैं, संघर्ष बहुत करते हैं, अपनी एनर्जीज़ को काफ़ी ज़्यादा देते हैं, और इन्हें लगता है कि लाइफ जो है वो चैलेंजिंग है, लाइफ डेफिनेटली चैलेंजिंग है, और ये प्रयत्न करते रहते हैं, ये उस प्रयत्न को नहीं छोड़ते, ये उस एफर्ट गिविंग को नहीं छोड़ते। और विद टाइम अगर ये सही रेमेडीज़ को करें, हर फुल मून को ये चैनलाइज करना शुरू कर दें, उसके समय जो स्पेसिफिक उपाय हैं उनको अगर ये स्टार्ट करते हैं, और ईस्ट देव पे यहाँ भरोसा बहुत आवश्यक है। आई टोल्ड यू इन द राहु केतु एक्सेस, प्लैनेट बाहर निकलेगा ही नहीं अगर आपको उस व्यवस्था के ऊपर विश्वास नहीं है, तब आप अपने पूरे फुल पोटेंशियल को चैनलाइज कर सकते हैं। होगा इससे क्या, परमानंद डिसीजन लेना,
और दैट ब्लिस जो है वो आपको मिल जाएगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि दैट इज़ द आत्मा और चेतना जो है वो अलग चीज़ नहीं है। वेल एक भी मान सकते हैं, अलग भी मान सकते हैं। जीवात्मा और आत्मा के भी 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एंड द सेकंड इज़ आई एम सेइंग मून इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ प्लैनेट सन। चेतना इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ सोल। सोल की ही रिफ्लेक्शन चेतना है। सोल को तो राहु केतु पकड़ नहीं सकते। सोल राहु खुद कहता है, आपने राहु स्त्रोत में अगर आप पढ़ेंगे, राहु सेज मैं चंद्रार्क दैत्य विमर्दनम, कि मैं दुश्मन तो चंद्रमा का हूँ। सूर्य का दुश्मन हो नहीं सकता ना। सूर्य मतलब सोल तो उसके ऊपर नहीं चलती इन प्लैनेटों की। आत्मा के ऊपर नहीं इतना इनका प्रभाव पड़ता जितना प्रभाव पड़ता है चेतना पे। चेतना को तो पकड़ लेता है ना, चेतना अटक भटक जाती है, किसी की पैसे में, किसी की इसमें, किसी की उसमें। इसीलिए कई बार होता है कि ये रिलेशनशिप जो था वो मेरी चेतना के लेवल को अप ले गया, मुझे इसने अलग ही महसूस करा दिया। अगर आपकी चंद्र कुंडली में देखोगे आपके दारा कारक को या आपके 7th हाउस के स्वामी को, अगर वो बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं चंद्र कुंडली के अंदर, इट मीन्स कि जो आपका स्पाउस होगा आपकी चेतना के लेवल को अप कर देगा। अगर वो बैडली प्लेस्ड है तो ऐसा लगेगा भाई ये चेतना मेरी डिस्टर्ब करती है इसने। इसीलिए डिप्रेशन, मेंटल टर्मोइल, चैलेंजेस, इश्यूज, भटक जाना, कम से कम आधी पॉपुलेशन तो मोक्ष के अंदर भटकी हुई है। दैट इज़ द वो मुक्ति निकाल लाएंगे कहीं ना कहीं से, मोक्ष को खोज लाएंगे। सो वो जो भटकाव है ना वो आपके ऊपर कभी भी हावी नहीं होगा अगर आपने अपने उस पर्टिकुलर प्लैनेट को चैनलाइज कर लिया। तो ये अबाउट द एक्सेस था, अबाउट दैट चेतना थी। इसको बेस्ट टू बेस्ट कैसे जान सकते हैं, ये इसके अंदर कर सकते हैं। निर्वाण षटकम आपको करना चाहिए जिससे कि आप किसी भी तरह के स्पिरिचुअल चैलेंज से या इशू से या आत्मा या चेतना के भटकाव से बाहर आ पाएँ। मून साइन को देखिएगा, उसकी रेमेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने चार्ट में देखिएगा कि चंद्रमा से सूर्य कितनी दूर बैठा हुआ है। चंद्रमा से सूर्य कितनी दूर बैठा हुआ है ये देखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। जितनी इनके बीच में दूरी कम होगी, जितना ये पास आएंगे ये अमावस की तरफ चले जाएंगे। सो बहुत पास आ जाना या अमावस पे आ जाना या सूर्य के ऊपर चंद्रमा का एक्लिप्स हो जाना, इट मीन्स कि अब पर्सन ने फ्री विल को त्याग दिया है, उसने सब कुछ को एक्सेप्ट कर लिया है कि जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दो। तो यहाँ पर्सन को इसी तरह से चलना चाहिए, यही माइंड सेट रखना चाहिए। बीच में आप चेंज मत करें। कई बार होता है रिलेशन के अंदर शुरुआत में इस तरह का लाइक ठीक है जैसा चलेगा एक्सेप्ट है, बीच में आके द पर्सन इज अब फ्री विल नहीं है, अब आएगी दिक्कत। तो उसको उसी पे आपको मान के चलना है कि ये इसी तरह से चलेगा। इसीलिए मैक्स टू मैक्स जो रिलेशंस और इनके जो चैलेंजेस हैं या जो प्रोफेशन के जो चैलेंजेस हैं कब होते हैं, या तो अमावस पे आपको देखने को मिलेंगे या फुल मून पे, न्यू मून और फुल मून। इनमें डिवाइन गेट्स ओपन हो जाते हैं अपने आप, डिफरेंट लोकास के गेट ओपन हो जाते हैं, डिफरेंट लोकास एक दूसरे से कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। चेतना आदमी की छलांग मारती है, मनुष्य की। तो इसको आपको समझना है, अपने चार्ट के अंदर देखना है कि चंद्रमा मेरा कहाँ है, क्या उसकी मुझे उपाय करने चाहिए। अब हम समझने की कोशिश करेंगे अबाउट द एक्सिस कि चंद्रमा से सूर्य की जो दूरी है वो कैसे हमें डिसाइड करती है और अपने चार्ट के अंदर कैसे देखा जाए कि मेरी चेतना, अगर मेरी जो कॉन्शियसनेस है तो वो कहाँ पे अटकी हुई है, कहाँ पे उसके अंदर रुकावट है, या कहाँ पे वो भटकती है, या कहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ। तो हमें उसे समझने के लिए फर्स्ट ये समझना होगा कि हमारा चंद्रमा किस हाउस के अंदर है। दैन वी गो टू चंद्रमा से सूर्य की दूरी को काउंट करने की कोशिश करेंगे और उससे समझेंगे कि कॉन्शियसनेस जो है, जो चेतना है, वो अटकी भटकी है तो कहाँ भटकी है, कहाँ रुकी है, कहाँ वो दब गई है, और वहाँ से उसको अप करेंगे। जैसे ही वो अप होगी दैट विल हेल्प अस इन द प्रोफेशन, मैरिज, हाँ। सो वी स्टार्ट विथ प्लैनेट सूर्य से प्लैनेट चंद्रमा की आपको दूरी को काउंट करना है, देखना है कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, और ये आपको ये बता सकते हैं कि आपकी चेतना का लेवल जो है वो कहाँ पे स्टक हो रहा है। द सेकंड इज़ क्या हम वो विशेष उपाय करें जिससे कि हम हमारी फ्री विल को चैनलाइज कर पाएँ। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि हमारी आध्यात्मिक यात्राएं, आध्यात्मिक जर्नी किस तरह से सेट होनी चाहिए, और ये सब आप अपने D1 चार्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। D9 के अंदर जब देखिएगा जब आप मानते हैं कि भाई हाँ मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड ऑल कर रहा हूँ और चंद्र कुंडली आपके कॉन्शियसनेस का लेवल है, तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदरवाइज सूर्य को अपनी लगन बना लीजिए या सूर्य कुंडली बना लीजिए। मीन्स सूर्य को फर्स्ट हाउस में रख लीजिए कि मेरा सूर्य जो है फर्स्ट हाउस के अंदर है, और अब हम चंद्रमा को ट्रेस करेंगे कि चंद्रमा सूर्य से किस अवस्था, किस दूरी के ऊपर बैठा हुआ है। तो हमारी चेतना, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हम कहाँ पे अटके हुए हैं, कहाँ भटकाव है, और उस भटकाव से निकलने का बेस्ट से बेस्ट तरीका क्या है। क्या हमें फ्री विल मिल पाएगी या बस एक्सेप्ट करने होंगे कर्मास। तो उन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। विद दिस आई थिंक सूर्य को हमने काउंट में कर लिया है, चंद्रमा को हमने काउंट में कर लिया। एक चीज़ बची है एंड दैट इज़ द राहु केतु का एक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेस है साहब, ये इतना इंपॉर्टेंट एक्सेस है, ये चाहे तो चार्ट को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे और ये चाहे तो चार्ट के सारे राजयोगों को खा जाए, ये ऐसा एक्सेस है। तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि आपका जो चंद्रमा है क्या वो राहु के मुँह में जाने की कोशिश कर रहा है या वो राहु के बिल्कुल मुँह में जा चुका है। मतलब क्या वो एक्सेस से बाहर है
राहु केतु के एक्सेस से बाहर है या वो राहु केतु एक्सेस की तरफ बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल एक बेसिक चार्ट है जिसमें राहु चौथे भाव में है, केतु 10वें भाव में है। तो राहु का जो मुंह है वो तीसरे भाव की तरफ है। राहु हमेशा रेट्रो चलता है, तो वो तीसरे भाव को देख रहा है। अब अगर आपका चंद्रमा उस राहु के एक्सेस में घुस रहा है, उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, सो इट मीन्स कि आपका चंद्रमा, आपकी जो चेतना है वो कहीं ना कहीं एक बैटल लड़ रही है, एक फाइट लड़ रही है और वो लॉस्ट हो रही है। तो उससे हमें हमारे चार्ट को बचाना होगा, चार्ट को निकालना होगा, और उससे निकालने का बेस्ट तरीका है अपने ईष्ट देव, जो भी नेचुरल इंक्लाइनेशन है, जो भी मन से आते हैं उनकी तरफ की भक्ति। बिकॉज जैमिनी जी के जो ईष्ट देव हैं वो आपके कर्मों को काटने की कोशिश करते हैं। जैमिनी एस्ट्रोलॉजी इज ओनली एंड ओनली और मोस्टली अबाउट द कार्मिक सिस्टम। वहाँ कार्मिक सिस्टम है ही है, तो वो आप कर सकते हैं, या फिर आने वाले सेशंस का थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा, उनमें वी विल डिस्कस अबाउट द 5th हाउस एंड द 9th हाउस। फल दीपिका सेज कि 9th हाउस का जो प्लैनेट है, 9th हाउस का जो लॉर्ड है, प्लैनेट वहाँ पे बैठा हुआ है, वो एक्चुअली आपके ईस्ट देव को बताता है। सो वो भी हम कॉन्सेप्ट समझेंगे आने वाले सेशंस के अंदर। उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, अब तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी लाने की। सो वी स्टार्ट विद सूर्य। सूर्य जो है उनके ऊपर ही चंद्रमा बैठा हुआ है। इट मीन्स द ओवरलैपिंग हो रही है। सूर्य एंड प्लैनेट मून जो है वो एक साथ हैं। अमावस्या, सेकंड फर्स्ट तिथि आप कह सकते हैं जन्म की। आप कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट आपकी बैठी है, इसमें चंद्रमा कहीं ना कहीं अस्त हुआ है। चंद्रमा 12 डिग्री अगर सूर्य के आसपास हो तो वो अस्त हो जाता है, उससे ज़्यादा हो तो वो डिग्रीज को गेन करने लग जाता है। आप जानते हैं चंद्रमा की खासियत क्या है? चंद्रमा के पास 2 तरह के बल हैं। उसके पास पक्ष बल भी है, उसके पास राशि बल भी है, उसके पास राशियों की ताकत भी है। तो यहाँ पक्ष बल जो है प्लैनेट का कमज़ोर हुआ है, पक्ष बल जो है वो हीन हुआ है। प्लैनेट ने पक्ष बल को लूज़ कर दिया है। सिटिंग ओवर प्लैनेट सूर्य के साथ बैठ के उसने पक्ष बल को कम करा है। पक्ष बल के अंदर जो ये कमी आई है वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे सकती है, और कहीं ना कहीं वो हमें महसूस हो सकती है। ये हमारी पर्सनालिटी के अंदर आई हुई है। और पर्सनालिटी के अंदर ये कैसे महसूस हो सकती है कि आपकी जो चेतना है कहीं ना कहीं या तो वो आपकी फिजिकल बॉडी से बहुत ज़्यादा अटैच है, या फिर आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो आपकी फैमिली से या फिर आपके बिल्कुल क्लोज का जो एनवायरनमेंट है ना उससे जुड़ी हुई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चिंतित रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा थिंकिंग करते हैं अपने क्लोज एनवायरनमेंट की और अपने आप की। और यहाँ पर कहीं ना कहीं वही पोजीशन है जो शनि के साथ है। द बर्थ इज एट अमावस्या। तो शनि के पास सब कुछ है, बट वैन कम्स टू द पर्सनल लाइफ वहाँ डिस्टर्बेंस है। वैन कम्स टू द डिसीजन मेकिंग, खुद के डिसीजन है ही नहीं उनके पास। काम उनको ऐसे सौंपे हैं ईश्वर ने जैसे आम आदमी क्या कोई भी करना पसंद नहीं करेगा, और करने पड़ते हैं। सो इट मीन्स डिसीजन लेने पड़ते हैं, दो यू लाइक इट और यू डोंट, बट वहाँ डिसीजन लेने पड़ते हैं। और वहाँ आप आके कहीं ना कहीं अपने आप को पजल्ड पाते हैं कि जब चीज़ें स्टक हो गई है कि अब ये डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो आपको कहीं ना कहीं हो सकता है पसंद ना आए, कहीं आपको अच्छा ना लगे। तो ये एक पोजीशन है जो प्लैनेट ने यहाँ बनाई है, दैट इज़ द सूर्य और चंद्रमा का एक साथ होना। यहाँ पर बेस्ट टू बेस्ट हम क्या कर सकते हैं? वेल, हम ये कर सकते हैं कि हम शनि देव की विशेष आराधना करें, विशेष पूजा करें। आई एम नॉट सेइंग कि दशा में आप हो सकते हैं शनि की में हो या ना हो, वो आपकी इष्ट देव हो या ना हो, बट आपको वहाँ उनके साथ कनेक्ट बनाना होगा, अलाइन करना होगा, ताकि प्रोफेशन के अंदर इश्यूज़ ना आए। बिकॉज इस चार्ट के अंदर, इस व्यवस्था में प्रोफेशन के जो चैलेंजेस हैं, प्रोफेशन के जो इश्यूज़ हैं, आपको सरफेस पे आते हुए दिखाई देंगे। सूर्य राज शक्ति इनका भी प्रतिनिधित्व करता है, और यहाँ चंद्रमा ने लूज़ करा है उसके सामने। चंद्रमा ने उसकी ताकत को महसूस करने की कोशिश करी है। इट मीन्स कॉन्शियस के लेवल पे कॉन्शियसनेस आपकी, अगर आप अध्यात्म के अंदर जाते हैं तो आप एकदम से उसे चैनलाइज कर सकते हैं। पास्ट के अंदर आपने डेफिनेटली ऐसी एक्टिविटीज़ करी हैं, पिछले जीवन के अंदर आपने ऐसी एक्टिविटीज़ को करा है, इस जीवन में भी अगर आप चाहते हैं तो आप उन्हें चैनलाइज कर सकते हैं। क्या वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा श्रेयकर रहेगा चैनलाइज करना? बल मुझे लगता है पहले मटेरियल लाइफ को सही करना चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ को सही करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉर्ड शनि के साथ कनेक्ट बनाएं, और कहीं ना कहीं वो जो कार्मिक बाउंडेशन है उसको एक्सेप्ट करने की थोड़ी कोशिश करें। यहाँ पे फ्री विल जो है वो लिमिट हो रही है। फ्री विल के अंदर एक लिमिटेशन जो है वो इस चार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम उसे चैनलाइज करते हैं, या हम चाहते हैं कि भाई ना मैं तो कर दूंगा उसे चैनलाइज, तो वो शनि के साथ की व्यवस्था है ना कि वो एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन बन सकती है। तो उसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रख के चलना चाहिए, देख के चलना चाहिए। और बेस्ट टू बेस्ट है कि लॉर्ड शनि के साथ हम कनेक्ट बना के रखें। अगर यही चंद्रमा आपके सूर्य से सेकंड में हो, मतलब चंद्रमा सूर्य फर्स्ट में है और सूर्य से चंद्रमा जो है वो सेकंड हाउस में आ गया है, इसके अंदर क्या होगा? आपका कॉन्शियस जो है कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर अटका हुआ है, कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर आप कनेक्टेड हैं, फैमिली से आप ज़्यादा कनेक्ट महसूस करते हैं। आप अपने क्लोज के एनवायरनमेंट को हमेशा प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं। आपकी बेसिक चेतना है, बेसिक आपका जो कॉन्शियस है ना, वो इसमें अटका हुआ है कि सस्टेनेबिलिटी है या नहीं है, ये चीज़ सस्टेनेबल रहेगी या नहीं रहेगी, इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो सुरक्षा की जो भावना है वो यहाँ बहुत प्रबल होती है। ऐसे लोग जिस भी पर्सन के साथ जुड़ेंगे उसको वो सुरक्षा देने की कोशिश करेंगे, उस एनवायरनमेंट को वो सुरक्षित बनाने की कोशिश करेंगे। फ्री विल यहाँ पे बढ़ने लगी है, फ्री विल यहाँ पे इंक्रीज होने लगी है।
और यहाँ जहाँ तक कि एक बहुत गहरी इच्छा होती है कि फ्रीडम चाहिए। मैंने कई चार्ट देखे, चंद्रमा सूर्य से जैसे ही सेकंड आता है, पर्सन इज़ लाइक भाई मुझे ज़्यादा फ्रीडम दे दो, आम आदमी से ज़्यादा फ्रीडम चाहिए मुझे, और हर चीज़ के अंदर उसकी फ्रीडम की डिमांड होती है। और चंद्रमा थोड़ा सा लूज़ करा है, वो थोड़ा दूर आया है सूर्य से, अवस्था जो है वो डेफिनेटली बेटर है। चंद्रमा पावर को गेन कर रहा है, स्ट्रेंथ चंद्रमा की बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली जो फैमिली के चैलेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं आपके आपके इमोशनल ट्रॉमा के कारण बन जाता है। तो हमें फैमिली के जो चैलेंजेस हैं उनसे अपने आप को बचाना चाहिए, अपने आप को उनसे दूर रखना चाहिए, ताकि हम उस कॉन्शियस के लेवल को, चेतना के लेवल को लूज़ ना करें। और अगर कोई कोई मतलब पुरुष चार्ट है तो आप ये समझ लीजिएगा कि वहाँ पर वीनस की अति ऊर्जाएं जो हैं वो भी आपको अपने पथ से डिस्टर्ब कर सकती हैं, पथ से दूर कर सकती हैं। ये कौन कर रहा है? ये बेसिकली राहु और केतु करना चाह रहे हैं इस काम को। तो ऐसे जातक जो है, ऐसे चार्ट के अंदर आपको राहु और केतु बहुत विशेष पोजीशंस के ऊपर दिखाई देंगे। ऐसी पोजीशन है कि बस इंपॉर्टेंट हाउसेज को उन्होंने पकड़ लिया है चार्ट के, क्योंकि वो करना चाहते हैं इसे। वो चाहते हैं कि कॉन्शियसनेस जो चेतना है वो भटके, उसके अंदर एक भटकाव आ जाए, और जैसे ही आप भटकोगे स्ट्राइक कर देंगे। आपका मेन क्या है कि भाई सिक्योरिटी एंड ऑल बनानी है। यहाँ पे मैंने ये बात कई बार देखा है कि रिलेशंस जो है वो सिक्योरिटी को डिस्टर्ब कर जाते हैं, या रिलेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो इनके सिक्योरिटी या फैमिली सिस्टम पे आता है, जो ये पसंद नहीं करते। तो उससे थोड़ा बचाव यहाँ पे आवश्यक है। अगर ये थर्ड हाउस में हो, मतलब सूर्य अभी भी लगन में है, आप उसको मान लीजिए कि वो लगन में है, मतलब सूर्य आपके चार्ट में जहाँ पे भी है वहाँ से एक नया चार्ट बना लो, दैट इज़ द लगन चार्ट, और उससे देखो कि चंद्रमा कितना दूर है। अगर चंद्रमा थर्ड हाउस में है सूर्य से, सो इट मीन्स कि यहाँ पर पर्सन जो है वो अपनी फ्री विल को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर पर्सन जो है अपनी फ्री विल को, जो एकदम से उसे प्राप्त हुई है, उसे कंट्रोल करने की, उसे चैनलाइज करने की, उसे बैलेंस करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल सूर्य और चंद्रमा के बीच का ये जो कनेक्ट बना है, मुझे ये काफ़ी फेवरेबल कनेक्ट दिखता है। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी चेतना जो है वो कनेक्टेड हो सकती है। ये कनेक्टेड हो सकते हैं अपने आप से, ये कनेक्टेड होते हैं अपने सिबलिंग से, अपने पराक्रम से, अपनी ताकत से। इन्हें हर चीज़ के अंदर अपना अपना साहस, अपना ताकत, अपनी पराक्रम, अपना 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 एनर्जी का लेवल जो है वो दिखाना, वो इनपुट करना, वो शोकेस करना जो है वो पसंद आता है। ओवरऑल यहाँ पर मंगल की ऊर्जा जो है वो आपको प्रभावित करते हुए देखने को मिलेंगे, बिकॉज थर्ड इज़ ऑल अबाउट द एनर्जीज ऑफ प्लैनेट मंगल और एनर्जीज ऑफ प्लैनेट बुध। तो यहाँ मंगल और बुध की ऊर्जा आपको एक साथ प्रभावित करती हुई देखने को मिल सकती हैं। इट मीन्स व्हेन कम्स टू ऑनलाइन कनेक्शंस की जब बात आए, ऑनलाइन चीज़ों की जब बात आए, कम्युनिकेशन की जब बात आए, डायलॉग्स की जब बात आए, तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। यही चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्शियस के लेवल को, चेतना के लेवल को एक पथ से दूसरे पथ पे डिगा सकती हैं, या आप कह सकते हैं डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो ये हमारे ऊपर है, ये अबाउट अस है कि हम इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट को किस तरह से लेके चलते हैं। ओवरऑल ये लोग जो हैं, मैंने कई चार्ट्स के अंदर देखा है दैट द पर्सन जस्ट इज़, कोई और अलाइनमेंट दिखती नहीं है, इट जस्ट सूर्य और चंद्रमा में ये अलाइनमेंट है। इस वजह से दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसको कहीं ना कहीं अपनी शील्ड के अंदर रखना चाहते हैं। तो ये एक बेसिक भावना आप कह सकते हैं, या बेसिक कॉन्शियस का की व्यवस्था आप कह सकते हैं जो इनके साथ बनी हुई है। नाउ इन द फोर्थ हाउस, मतलब सूर्य लगन में है, चंद्रमा फोर्थ के अंदर आ गया। तो अब यहाँ क्या होगा? फोर्थ इज फोर्थ, इमोशंस का भाव है, भावनाओं का भाव है, मातृत्व का भाव है, मदरहुड को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं जो आपका कॉन्शियस है, आपकी जो चेतना है वो अटकी हुई है इमोशंस के अंदर ही, भावनाओं के अंदर अटकी हुई चेतना, भावनाओं के अंदर बहती हुई चेतना, कह सकते हैं कि मातृत्व या मदरहुड जो है वो इनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। मदरहुड के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, अपनी मदर के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है महसूस कर सकते हैं। फैमिली को प्रोटेक्ट करना, अपनी इमोशनल बॉडी को प्रोटेक्ट करना इनकी टॉप प्रायोरिटी के अंदर आता है कि इमोशनल बॉडी को कैसे न कैसे बचाना है, अपने इमोशंस को सिक्योर रखना है, इमोशंस को सेफ गार्ड करना है। कॉज इनका जो कॉन्शियस का लेवल है, इनकी जो चेतना है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई मैं केवल और केवल ये चौथा हाउस हूँ और कुछ हूँ नहीं। तो अपने सुख को बचाना, अपनी सेफ्टी करते रहना, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करना, इमोशनल सिक्योरिटी बनाए रखना, ये इनकी बेसिक डिमांड हो जाती है। मैटरनल फैमिली से कनेक्टेड आपको मिलेंगे। अगर पैटर्नल वर्सेस मैटरनल बनता है तो मुझे लगता है कि मैटरनल की तरफ अपने आप को ज़्यादा इंक्लाइंड पाएंगे। इन्हें अपने मैटरनल फैमिली में लगेगा कि वहाँ पे फ्रीडम बहुत है, या अगर मैं उन जैसा बनूँ या उन जैसे कोई काम करूँ या उनके साथ होते तो मुझे जो है फ्रीडम प्राप्त हो जाती है आसानी से। तो ये एक बेसिक एनर्जी है जो हमें महसूस हो सकती है व्हेन सूर्य सिटिंग इन द राइजिंग एंड प्लैनेट मून
इज इन द फोर्थ हाउस। सूर्य से चंद्रमा को काउंट कर लेना है। अगर 4 नंबर बैठती है काउंटिंग सूर्य को इंक्लूड करके, सो इट मीन्स कि 4 एक्टिवेट हो रहा है, और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट कर देगा अपने ही इमोशंस के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, अपने इमोशनल बैलेंस के अंदर। इससे आपको बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए ना। एट अ पॉइंट आपको बाहर निकलना होगा, बिकॉज प्लानट अब उस दूरी को क्रॉस करने में आ गया है। यहाँ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो चंद्रमा है वो अब थोड़े ही समय बाद सूर्य से समसप्तक बनाएगा। इट मीन्स प्लैनेट ने फ्री विल के साथ साथ अब ये भी एक्सेप्ट करा है कि मैं ये चेतना नहीं हूँ, मैं ये कॉन्शियसनेस भी नहीं हूँ, ये मैं सूर्य के साथ इंक्लाइंड या कनेक्ट होने मेरी प्राथमिकता है। सो इट मीन्स यहाँ पर्सन अपने आप को बहुत अपलिफ्ट करने की कोशिश करता है, बहुत अपलिफ्ट करने की कोशिश करता है। जब ऐसी व्यवस्था होती है वो चाहता है कि मैं अपने आप को अपलिफ्ट कर डालूँ। तो ओवरऑल आप जब भी अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं जब वैन यू बेसिकली एक्सेप्ट कि भाई मैं ये इमोशंस एंड इमोशनल एंड बॉडी एंड प्रोटेक्शन एंड ऑल ये भी नहीं हूँ, मुझे अपने आप को अपलिफ्ट करना होगा। ये बेसिक नीड बन जाती है जब ये अलाइनमेंट एक्टिवेट होती है। व्हेन मून सेट्स इन द 5th फ्रॉम प्लैनेट सूर्य, सूर्य से जब आप काउंट करें और आपको दिखे कि भाई चंद्रमा जो है अब वो 5th के अंदर आ गया, चंद्रमा जो है वो 5th के अंदर बैठा हुआ है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो सकता है, आपका पूरा का पूरा जो कॉन्शियस का लेवल है, आपके पूरा जो चेतना का लेवल है, कहीं ना कहीं अटका है आपके 5th हाउस के अंदर। एंड द अटकना इज़ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचने लगे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित होने लगे हैं अपने अपने 5th हाउस को लेकर। 5th हाउस इज़ ऑल अबाउट एजुकेशन, 5th हाउस इज़ ऑल अबाउट इमोशनल बॉडी, 5th हाउस इज़ ऑल अबाउट द चाइल्ड पार्ट, एंड 5th हाउस इज़ ऑल अबाउट योर स्ट्रेंथ। तो जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के साथ ये 5-9 का ट्राइन बनाते हैं, दैट इज़ द 5-9 का इज मीन कि सूर्य को आपने लगन कुंडली बना रखा है, मतलब सूर्य कुंडली में आप देख रहे हैं, और चंद्रमा जो है सूर्य से 5th पे आके बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है ये आपको फोर्स करती है अध्यात्म के लेवल में बहुत गहरा जाने के लिए। अध्यात्म में कहीं ना कहीं गुरु बनना एंड ऑल, ये बेसिक माइंडसेट बनने लग जाता है पर्सन का। उसकी जो चेतना है वो किताबों के अंदर अल जाएगी, उसकी जो चेतना है वो ज्ञान के अंदर अल जाएगी। वो अपनी चेतना को पाएगा कि मैं ताकतवर बनना मेरी कहीं ना कहीं बेसिक कॉन्शियसनेस या बेसिक चेतना का लक्ष्य हो गया है। तो ये उसके बेसिक लक्ष्य हैं जो उसने अपने आप के लिए सेट कर लिया है। फ्री विल इनके पास काफ़ी रहती है, और ये अब अपलिफ्ट करने पे अपने आप को आ चुके हैं, बिकॉज ये जो अलाइनमेंट बनी है इसमें कहीं ना कहीं चंद्रमा ने राहु को क्रॉस कर लिया है। ये अलाइनमेंट जब ही बन सकती है जब राहु को क्रॉस कर लिया हो। इट मीन्स अपने आप को अपलिफ्ट करना बेसिक नीड हो चुकी है। तो ऐसे लोग आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे अध्यात्म एंड ऑल में या किताबों से ज्ञान लेते हुए। इनको अपलिफ्ट करना बेसिक नीड हो चुकी है। यहाँ चार्ट के अंदर राजयोग फलित ही जब होंगे, वो वर्क ही जब करेंगे जब आप अपने आप को अपलिफ्ट करने पा जाते हो। और ये आपको बात भी ऐसे ही करते हुए देखने को मिलेंगे। एंड द सेकंड इज़ ये अलाइनमेंट क्या काफ़ी स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट है, और मुझे जहाँ तक लगता है ये अलाइनमेंट काफ़ी हेल्पफुल अलाइनमेंट है अगर ये सही से चैनलाइज हो जाए। अदरवाइज़ ये अलाइनमेंट मदर को हेल्थ इश्यूज़ या फिर पर्सन को खुद को कुछ इमोशनल टर्मोइल्स देना शुरू कर देती है अर्ली एज से। इसलिए बिकॉज राहु को क्रॉस कर लिया होगा ना, प्लैनेट कैसा भी बैठा हो राहु को क्रॉस अब तक चंद्रमा ने कर लिया होगा, और जब से ही वो राहु को क्रॉस करेगा उसके मुंह में जाएगा वही है, वो इमोशनल टर्मोइल्स को जनरेट करना प्लैनेट स्टार्ट करेगा। राहु को या केतु को जिसको भी क्रॉस करेगा उसके अंदर एकदम से स्पार्क आएगा, एकदम से एक चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक बेसिक व्यवस्था है जो इस चार्ट के अंदर बनी हुई है। दैट इज़ द प्लैनेट ने उस एक्सेस को क्रॉस करा है। अब प्लैनेट कह रहा है कि भाई मुझे अपलिफ्ट करो, मुझे ऊपर लेके जाओ, और इसलिए आप किताबों के अंदर हैं, इसलिए आप नॉलेज एंड ऑल प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और फुल मून आपको काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है स्ट्राइक करता है। फुल मून स्ट्राइक्स यू अ लॉट। रिलेशनशिप्स आपको बहुत स्ट्राइक करते हैं। इमोशनल बैलेंस बहुत 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 प्रभावित होता है उनसे। अगर मैं कहूँ तो पर्सन के अंदर आपका चिल्ड्रन और आपका रिलेशनशिप, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करती है। दे जस्ट स्ट्राइक यू एट द इमोशनल लेवल, वो आपको स्ट्राइक करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इमोशंस को अप करना होगा, अपलिफ्ट करना होगा, चैनलाइज करना होगा, ताकि हम चीज़ों को एक सही लेवल पे सेट कर पाएँ, बैलेंस कर पाएँ। सो दिस इज वन मून एंड प्लैनेट सन इस तरह के इंटरप्ले में होते हैं। अगर यही मून सूर्य से 6th आ जाए, सूर्य से आपने काउंट करा और चंद्रमा आ गया छठे नंबर पे, चंद्रमा से आप काउंट करोगे तो सूर्य आ जाएगा अष्टम पे। 6-8 की फॉर्मेशन बेसिकली अच्छी फॉर्मेशन नहीं है। चंद्र कुंडली के अंदर सूर्य खुद ही उस कॉन्शियसनेस को पीड़ित कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ जो प्यास है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, इंटेंसिफाई हो चुकी है। सूर्य से मिलन की प्यास, सूर्य तक पहुँचने की प्यास। और ये जो व्यवस्था है ये पूनू के आसपास की, पूर्णिमा के आसपास की व्यवस्था है। द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, इनके आसपास की व्यवस्था है। फुल मून होने की व्यवस्था बन चुकी है। द प्लैनेट जस्ट स्पार्क मार रहा है कि बस अब मुझे फुल मून कर दो,
अब मुझे उस चेतना को सीधे आत्मा से कनेक्ट करना है। यहाँ पर भी आपको फ्री विल काफ़ी कम दिखाई देगी, बिकॉज फ्री विल इसलिए कम हो रही है कि द कॉन्शियसनेस जो है वो बढ़ने की जगह द कॉन्शियसनेस अब सीधी राइट चैनलाइज होने लगी है। मैंने कई चार्ट्स में ऐसा देखा है, द सूर्य और चंद्रमा ने 6-8 की फॉर्मेशन रख रखी है। फ्री विल कम है उसके पास, इसलिए तो छठा भाव है ना, द हाउस ऑफ फाउंडेशन। फ्री विल कम हुई है, एट द एंड चेतना बंध गई है। और वो किस चीज़ में बंध गई है कि भाई अब उसे सूर्य से एकाकार करना होगा, वो मिलन करना होगा। तो यहाँ पे वही व्यवस्था है कि भावी मेट सकें त्रिपुरारी। तो इन लोगों की जो बाउंडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा आने लग जाती है, और इनका बेसिक कंसर्न ये बन जाता है द फ्री विल मिलेगी या नहीं, और जो होने वाला है। कई बार द पर्सन इज़ कि मुझे अवेकनिंग्स आ जाती है, मुझे इंट्यूशंस आ जाता है, मुझे पहले ही पता लग जाता है। ये वही व्यवस्था है भावी मेट सकें त्रिपुरारी। मतलब जो चेंज है क्या वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? वेल डेफिनेटली हो सकता है, इट जस्ट आप उसे कैसे चैनलाइज करते हैं। अगर वो एक दूसरे से चैनलाइज हो गए, कनेक्ट बना लिया, तो वो चेंज आप खुद ला सकते हैं अपने जीवन में। तो उस चेंज को प्राप्त क्या नहीं किया जा सकता? वेल किया जा सकता है। यहाँ पर अपने आप को अपनी चेतना को अपलिफ्ट करिए, और आप कर रहे हैं, बेसिकली आप कर रहे हैं। अध्यात्म एंड ऑल में तो आपको काफ़ी मिलेंगे ऐसे लोग, और इनका अध्यात्म काफ़ी गहरे लेवल का है। द बेसिक लेवल का नहीं है कि भाई बस तपस्या कर रहे हैं एंड ऑल। इनका अध्यात्म ये उसके रस को, उसकी गहराई को काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। हो कह सकता है कि फ्री विल नहीं है, इससे परेशान हो, फ्री विल चाहिए, इनकी इच्छा हो, भावी मतलब क्या होने वाला है इन्हें पता है और ये उसे बदलना चाहते हैं। एंड द थर्ड इज़ की बाउंडेशंस एंड ऑल अपने आप आसपास महसूस करते हैं। हो सकता है कि ऐसे लोग कोशिश करें तो अपने अब मतलब स्पाउस के बारे में भी कुछ बेसिक कंसर्न्स यहाँ पे बन सकते हैं। एज द सूर्य चंद्रमा का जो मिलन है वो यहाँ पे बहुत बस अब निकट है, वो होने वाला है। तो क्या करना चाहिए, किस तरह से उपाय करने चाहिए? वेल बेस्ट टू बेस्ट इज़ त्रिपुरारी। त्रिपुरारी की कथा आपको करनी चाहिए ना। समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट त्रिपुरारी, उनके जो रथ के पहिए हैं ना वो सूर्य और चंद्रमा ही है। उनका रथ सूर्य और चंद्रमा पे टिका हुआ है। इट मीन्स कि अगर हम उनकी प्रे करते हैं, उनको उनकी कथा को करते हैं, तो इट मीन्स कि वो हमें फ्री विल प्रदान करेंगे। फ्री विल जो है वो हमें वहाँ से मिलती हुई दिखाई देगी। और अगर यही जंप करके सप्तम में आ गया, सूर्य और चंद्रमा एक्सेस बन चुका है। द वन एक्सेस इज राहु केतु का एक्सेस, अब ये बन गया सूर्य चंद्रमा का एक्सेस। अब इस एक्सेस के अंदर क्या होगा, क्या होगा इस एक्सेस के अंदर? यह है फुल मून। यहाँ चेतना ने अपने एग्जिस्टेंस को आत्मा को समर्पित कर दिया है, उसका मूल लक्ष्य बदल गया है। यह है निर्माण षटकम की वो व्यवस्था, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न भोजन है, न भोक्ता है, न मृत्यु है, न जीवन है, न माता, न पिता, न जैव, न सुख न दुख। दैट इज द चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। सो वो जो स्पाइनल कॉर्ड में सम सेज अबाउट द कुंडलिनी अवेकनिंग एंड ऑल, बट दैट इज द चेतना, दैट इज जस्ट बेसिकली द चेतना। वो है चेतना की व्यवस्था। ये जैसे चेतना स्पार्क मारेगी, वो छलांग मारेगी, एंड विल मीट प्लैनेट सूर्य, और आत्मा से उसका जो कनेक्ट बनेगा, एंड दैट कनेक्शन इज द सुप्रीम कनेक्शन। तो वो ब्लिस है, वो बैलेंस है, वो आनंद है, वो परमानंद है। आप उसे किसी भी नाम से पुकार लीजिए, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, छोटे समय के लिए है, और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है वो केंद्रित करना चाहिए। यहाँ पर चंद्रमा पूर्ण पवित्र हो चुका है, पक्ष बल में उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग पक्ष बल आ चुका है। उसकी जो अवेकनिंग है वो बहुत ऊपर लेवल की हो गई है, बिकॉज अब वो छोटी छोटी चीज़ों में फंस नहीं रहा ना, कि वो भाई इस चीज़ में, उस चीज़ में, उस चीज़ में ऐसे फंस नहीं रहा। उसने कहा कि भाई मैं हूँ ही नहीं ना ये चीज़, मैं तो आत्मा लेवल हूँ। तो वो अपलिफ्ट हो गया, और यही अपलिफ्टमेंट आपको चाहिए। और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आई थिंक इसमें भी बेसिक कंसर्न जो है वो मैरिज स्पाउस टाइप के कंसर्न्स यहाँ बन सकते हैं, जहाँ तक दैट इज़ पॉसिबल। 1/7 का एक्सेस है। एंड द सेकंड थिंग इज़ यहाँ फ्री विल वेल डेफिनेटली होती है, बट वो फ्री विल जो है वो अध्यात्म में अगर आप ज़्यादा जाओगे तभी आपको चैनलाइज होती हुई दिखाई देगी, बिकॉज चेतना का लेवल जो है वो आत्मा से कनेक्टेड है। तो यहाँ अध्यात्म बहुत आवश्यक है। अध्यात्म के अंदर वो व्यवस्थाओं करनी चाहिए, उनकी तरफ जाना चाहिए, जो कि हमें थोड़ा फ्रीडम, थोड़ी आपका ये थोड़ी नॉलेज एंड ऑल प्रदान करें, और सीधा ही आपको आपके सूर्य, आपके सोल तत्व, आपके आत्मा के तत्व से कनेक्ट करने की कोशिश करें। एंड बेस्ट टू बेस्ट रहता है कि आप राहु केतु के एक्सेस से दूर बने रहिए। आपके चार्ट के अंदर एक बार राहु केतु के एक्सेस को चेक करिएगा कि राहु केतु का एक्सेस कहाँ है। उसके लिए अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस सेशन एक बार देख सकते हैं, वो राहु एंड केतु का एक्सेस। अगर ऐसा है कि राहु और केतु मान लीजिए लगन में और 7th हाउस के अंदर आ गए, तो यही पोजीशन जो है वो ग्रहण की पोजीशन बन जाएगी। इसमें दोनों ही प्लैनेट जो है एक्लिप्स के अंदर चले जाएंगे। सो इट जस्ट इज़ कि वो राहु केतु से किस तरह से प्रभावित है। जितना वो उनसे दूर है उतना बेस्ट है, और ज़्यादा दूर है तो दी बेस्ट है।
कम दूर है, दूरी कम है, बस नेक्स्ट हाउस के अंदर राहु केतु बैठा हुआ है, तो फिर आपको अध्यात्म के अंदर बहुत गहरा भी जाना पड़ेगा और किसी गुरु के सामर्थ्य से जाना पड़ेगा। विदाउट गुरु अगर जाते हैं तो वही व्यवस्था जो है हमें थोड़ा पथभ्रष्ट कर सकती है, थोड़ा आप कह सकते हैं कि बिकॉज राहु केतु भ्रष्ट कर देते हैं। एक साथ दोनों प्लैनेटों को ग्रहण लगा सकते हैं, राहु केतु उनके पास ये सामर्थ्य है, डेफिनेटली है। तो यहाँ पर उस ग्रहण की ऊर्जा से बचें, राहु केतु को एक बार देख के चलें। जब भी राहु केतु की दशा आती है थोड़ा संभल के चलें। राहु केतु की दशा जब आती है थोड़ा संभल के चलें। उनके अंदर प्राप्ति हो सकती है, फाइनेंशियल प्राप्ति एंड ऑल हो सकती है, बट फिर भी हमें थोड़ा अपने आप को ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जब राहु में केतु, राहु में मून, इस तरह की दशाएं चलें तो बहुत ध्यान रखें। बिकॉज चंद्रमा ने एफर्ट दिया है, सूर्य ने एफर्ट नहीं दिया। सूर्य इज देव, चंद्रमा इज गिविंग द एफर्ट, चंद्रमा एफर्ट दे रहा है। तो यहाँ पर आपको ये देख के चलना है कि मैं कितना ज़्यादा उस पर्टिकुलर एक्सेस से अपने आप को दूर रख पाता हूँ और उन दशाओं का ध्यान रख पाता हूँ। सो ये बेसिक नीड है जो इस चार्ट में अभी बनी हुई है। फ्री विल डेफिनेटली है, बट विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जीज ही वो आएगी। विदाउट दैट आपको देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है आप उससे परेशान हो जाएं कि भाई अध्यात्म एंड ऑल तो कर लिया, बट अब मटेरियल के बारे में क्या है। बिकॉज ये चार्ट जो है मटेरियल ऑब्जेक्ट या मटेरियल प्लेन पे थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता हुआ हमें नहीं दिखाई देगा। दैट्स व्हाई आई साइड कि भाई स्पाउस, मैरिज एंड ऑल, इनका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बट फिर भी कुछ अच्छी इंसाइट्स हैं, कुछ अच्छी एनर्जीज़ हैं, और फुल मून का टाइम है। राशियाँ भी देखेंगे तो अभी ये सेशन की स्टार्ट है, ये बेसिक है। अभी हम आधारशिला रख रहे हैं, फाउंडेशन लेट कर रहे हैं इस एक्सेस की। इसके अंदर इतना कुछ है कि एक इस एक्सेस को पकड़ के आप अपने चार्ट के कम से कम 80% प्रेडिक्शंस या व्यवस्थाओं को निकाल सकते हैं। तो उनको समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे ना कि राशि कौन सी है, किस तरह से ये लगा है, कैसे ये एक्टिवेट हो रहा है, किस डिग्रीज एंड ऑल पे लगा है। हर प्लैनेट, हर नक्षत्र, हर राशि, सबका प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा, बट धीरे धीरे फाउंडेशन को ले करना है पहले। इसके बाद अष्टम में अगर हो तो मान लीजिए सूर्य और चंद्रमा के बीच वही है 6-8 षडाष्टक की व्यवस्था बैठ गई है। अष्टम के अंदर चंद्रमा आ गया है, चंद्रमा वहाँ से मुक्त हुआ है, चंद्रमा वहाँ से निकला है। इंट्रोस्पेक्शन एंड ऑल यहाँ स्टार्ट होता है। वैसे सप्तम में भी होता है, तब भी इंट्रोस्पेक्शन में जातक जाता है। यहाँ इंट्रोस्पेक्शन थोड़ा बढ़ने लगा है, थोड़ा जातक और इंट्रोस्पेक्शन में आने लगा है, थोड़ा और ज्ञान एंड ध्यान की बातों को वो करने लगा है। ओवरऑल अष्टम में जब भी प्लानट चंद्रमा सूर्य से आता है, जहाँ तक गहराइयों के अंदर, गहराइयों से ज्ञान को प्राप्त करना, रिसर्च एंड ऑल के अंदर वर्क करना, रिसर्च करने की प्रवृत्ति, डीप नॉलेज को प्राप्त करने की प्रवृत्ति, इनके अंदर अपने आप को लिप्त पाता है, गया हुआ पाता है। ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशन, कल्ट, बड़ी संस्थाएं, इनसे जुड़ना, इनके अंदर जाना, इनसे कनेक्ट महसूस करना, कनेक्ट बनाना अच्छा समझते हैं। और इनका चंद्रमा फुल चार्ज है ना, उसके पास पक्ष बल में शानदार पक्ष बल है, उसके पास फ्री विल आ गई है। अब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मुझे फ्री विल चाहिए, और यहाँ फ्री विल मिलती है। और ये जब मिलती है जब आप अपने आप को बड़ी ऑर्गेनाइजेशनों से कनेक्ट करें, बड़ी संस्थाओं से जुड़ें, अध्यात्म में जाएं, स्पिरिचुअलिटी में जाएं, या फिर ज्योतिष के अंदर जाएं, ऑकल्ट में जाएं, वाइट कॉलर ऑकल्ट में जाएं। कई बार ऐसे लोग जो है शेयर स्टॉक के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। प्रोफेशन में पर्सन इज लाइक भाई कौन सा काम करूँ, मेरी ना एकेडमिक क्वालिफिकेशन वर्क कर रही, ना टैलेंट स्किल कर रहे। हाँ, एक एक्सेस ये है, ये स्ट्रॉन्ग एक्सेस है, तो ये काम कर लो। बिकॉज तुमको वो जो ज्ञान है वो पहले से ही दिख जाता है। बिकॉज क्या हुआ है आपके चार्ट में, आपका जो चंद्रमा है, आप जो जिस समय आपका बर्थ हुआ है, चंद्रमा जस्ट उस पूर्णिमा से अगली तिथि पे आया है। इट मीन्स आपके पास वो एनर्जीज हैं, वो पूर्णिमा की पावर है आपके पास, इंट्यूशन की पावर है, पहले ही जान लेते हो चीज़ों को, तो उसका आप यूज़ कर सकते हो अपने बेटरमेंट के लिए। हाँ, व्हेन कम्स टू मैरिज एंड ऑल या रिलेशंस एंड ऑल, थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। रिलेशंस में होता कोई भी इशू जो है आपको गहरा स्टक कर देगा कहीं पे भी, तो वहाँ आप ध्यान रख के चलें। ऐसे चार्ट्स में आपको दारा कारक भी ऐसे देखने को मिलेंगे जो काफ़ी खतरनाक ऊर्जाओं को अपने अंदर रखें। राहु कई बार बन जाता है, कई बार सूर्य तक बन सकता है आपका, ठीक है। ये ऐसे प्लैनेट हैं जो कि आपको गहराई में रख देते हैं। तो यहाँ आपको देख के चलना चाहिए कि भाई कौन सा प्लैनेट मेरा दारा कारक बना है, तभी मैं रिलेशंस एंड ऑल को एक्टिवेट पूरी तरह से करने की कोशिश करूँगा। सूर्य से चंद्रमा को आपको काउंट करना है। इफ़ वी गो टू द 9th, कि यहाँ सूर्य और चंद्रमा ने वही है एक ट्राइन बना लिया है। चंद्रमा वापस सूर्य की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अभी भी चंद्रमा के पास जो पक्ष बल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये निष्कलंक चंद्रमा है। अभी भी इस चंद्रमा को आप पापी चंद्रमा नहीं कहेंगे। हाँ गाइस, दिस इज इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को भी पाप ग्रह माना जाता है। समटाइम्स कुछ ऐसे स्पेसिफिक तिथियाँ हैं जब चंद्रमा के पास पक्ष बल नहीं रहता, तो चंद्रमा बिकम्स द पापी प्लैनेट। इसके साथ बैठे हुए प्लैनेट, अगर बुध बैठा हो तो बुध भी पापी हो जाता है कि बुध भी पाप करेगा, या पापी प्लैनेट हो, क्रूर प्लैनेट हो गया। तो यहाँ हुआ क्या है, द प्लैनेट इज 9th में सूर्य से। अब उसकी चेतना को, कॉन्शियस के लेवल को आप क्या कहेंगे, कहाँ है उसकी चेतना अटकी हुई? ज्ञान में अटकी हुई है, गुरु में अटकी हुई है, भक्ति में अटकी हुई है। एक इमोशनल चेंज, इमोशनल टर्मोइल इनके जीवन में हमेशा आपको देखने को मिलेगा शुरुआत के अंदर। अर्ली एजेस में देखने को मिल सकता है इमोशनल इशू, इमोशनल चैलेंज। बिकॉज गंडांत को तो क्रॉस करा है ना प्लैनेट ने, सूर्य से
जो अष्टम नवम के बीच का है उसको उसने क्रॉस करा है। तो आध्यात्मिक जर्नी जो है वो अर्ली एज से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ आप ये कह सकते हैं गुरु चाहिए क्या, आत्म दीपो भव टाइप के लोग होते हैं इन्हें गुरु एंड ऑल कि बेसिक तो वैसे तो कोई आवश्यकता होती नहीं है, बस अ पर्सन इज़ लाइक मैं स्वयं का ही गुरु स्वयं हूँ। तो ये एक व्यवस्था है इनके साथ। ओवरऑल ये लोग काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन करने वाले कम्युनिकेटर, काफ़ी अच्छे आपका ये रिसर्च एंड ऑल करने वाले, काफ़ी अच्छा बैलेंस क्रिएट करने वाले, डिस्कशन एंड ऑल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये इनकी बेसिक स्ट्रेंथ है। इनके अंदर गुरु की वो ऊर्जा है, वो गुरु का तत्व जो है, वो स्पर्श जो है, वो जो एनर्जी है वो इनके अंदर विद्यमान है। तो ये उससे काफ़ी कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना के लेवल को और अपर ले जा सकते हैं। ये वो काम कर सकते हैं जो सामान्य आदमी नहीं कर पाता। राहु केतु का एक्सेस इंपॉर्टेंट है कि कहीं राहु केतु इनको दबा के तो नहीं बैठा हुआ। और कई बार चार्ट में क्या होता है कि मान लीजिए लग्न में सूर्य है, राहु 4th हाउस में, केतु 10th हाउस में, चंद्रमा आ गया 9वें भाव में। अब ये चंद्रमा बेचारा केतु से दब गया है। तो ऐसा तो नहीं है आपके चार्ट में, एक बार आप ये चेक कर लीजिएगा कि भाई राहु केतु मेरे कहाँ बैठे हुए हैं। सेकंड सेशन के अंदर हम स्वयं देखेंगे राहु केतु का एक्सेस इस सूर्य चंद्रमा के एक्सेस से कैसे फाइट करता है एंड राशियों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये चीज़ें राजयोगों को चैनलाइज करने के लिए बहुत आवश्यक है। 10th हाउस जो है वो गुरु का भाव है, वो ज्ञान का भाव है। 9th हाउस के अंदर अगर चंद्रमा है, मीन सूर्य और चंद्रमा के बीच अगर डिस्टेंस 9 का है, सो दिस इंडिकेट कि कहीं ना कहीं ये ऊर्जाएं आपकी चेतना को ज़्यादा प्रभावित करती हैं, आपके कॉन्शियसनेस को ज़्यादा प्रभावित करती हैं। सो वैन से कि पर्सन कहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है, कहाँ पे वो ज़्यादा कंसर्नड हो सकता है। सो आई थिंक इन चीज़ों के अंदर, इन डायमेंशंस के अंदर आप अपने आप को ज़्यादा कनेक्टेड, ज़्यादा प्रभावित, ज़्यादा इनसे जुड़ा हुआ पाएंगे। आप अपने आप को महसूस करेंगे कि मैं कहीं ना कहीं इनसे ज़्यादा जुड़ने लगा हूँ, इनसे ज़्यादा कनेक्ट होने लगा हूँ। अगर फ्री विल की बात आती है तो ये एक निष्पापी चंद्रमा है, मीन्स अभी इसके अंदर वो जो पाप की ऊर्जाएं हैं, वो जो एक कमज़ोर पक्ष बल है, वो अभी आपको नहीं देखने को मिलेगा। सो दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं फ्री विल डेफिनेटली प्लैनेट के पास है, बट वो फ्री विल चैनलाइज जब हो सकती है जब हमें गाइडेंस मिले। इस चार्ट के अंदर बेसिक कंसर्न्स फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द मिड, इन द लास्ट, ये हो सकता है कि द गाइडेंस रियली या तो आप उसकी सर्च में है, आप उसकी तलाश में हैं, या आप लोगों को देना चाहते हैं। प्रोफेशन एंड ऑल के अंदर कंसल्टेशंस देना, लोगों से कनेक्ट बनाना, डिसीजंस देना, या फिर पाथ सेट करना आपका कोई वर्क हो सकता है। और द पर्सन मोर कि भाई या तो मुझे वो चाहिए या मैं उसको प्राप्त कर चुका हूँ और मैं लोगों को दूँ। सो वैन से कि फ्री विल चाहिए आपको कहीं, तो आपको गुरु चाहिए। इट मीन्स अगर रिलेशन के अंदर फ्री विल चाहिए, टर्निंग इट इनटू मैरिज, टर्निंग थिंग्स टू अ नेक्स्ट लेवल, टेकिंग थिंग्स टू अ नेक्स्ट लेवल, प्रोफेशन के अंदर अगर हमें फ्री विल चाहिए, सो इट डेफिनेटली नीड स्पिरिचुअल और फिलोसोफर, गुरु, फिलोसोफर एक लीडर जो है वो इस चार्ट की बेसिक बेसिक जो है वो आवश्यकता है। आपको ये देखना होगा कि राहु केतु के एक्सेस से आप कितने दूर हैं। जितने आप दूर हैं उतना बेस्ट में है, जितने दूर हैं उस एक्सेस से उतना बेस्ट है। और अगर उस एक्सेस के बहुत पास आ चुके हैं, राहु के या चंद्रमा केतु के बहुत अगर आप अपने आप को पास पाते हैं, तो ये समझिए कि वो जो फ्री विल हमें महसूस हो रही थी वो कहीं ना कहीं अब सिकुड़ने लगेगी, कहीं ना कहीं अब कमज़ोर होने लगेगी, और वो प्रारब्ध है या फिर वो जो कर्मों का बंधन है वो आपको ज़्यादा महसूस होने लगेगा। इसीलिए इसी चार्ट के अंदर, इसी अलाइनमेंट के अंदर कई बार कंसर्न ये होता है, इवन आफ्टर गिविंग द मैक्सिमम एफर्ट, इनपुट्स फ्रॉम माई साइड, वाई, जब रिजल्ट की बात आती है सो वो मेरे उस पोटेंशियल को मैचअप क्यों नहीं कर पाता, मेरे इनपुट्स को वो मैचअप क्यों नहीं कर पाता। सो इसका कंसर्न, इसका कनेक्ट हमेशा, इसका ध्यान हमेशा बनाए रखना चाहिए, इसको हमेशा इक्वेशन के अंदर रखना चाहिए कि राहु केतु का एक्सेस कहाँ है, वो कैसे चैनलाइज हो रहा है। इसीलिए आने वाले सेशंस के अंदर वी विल कनेक्ट सूर्य चंद्रमा को राहु केतु से, इनके साइंस को, इनके साइन बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन चैनलाइजिंग द राजयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य और चंद्रमा की राशियाँ और इनके नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। किस तरह से करते हैं आने वाले सेशंस के अंदर देखेंगे, तो थोड़ा सा फाउंडेशन ले करने में हमारी सहायता करिए, हमारे साथ बने रहिए। सो वैन 110 का हो, मतलब सूर्य से चंद्रमा जो है वो 10th में है, सूर्य को इंक्लूड करना है। जब आप काउंट करें तो सूर्य से आपको काउंट करना है और चंद्रमा देखना है कि कहाँ पे आ रहा है। अगर वो 10th के अंदर आ गया है, सो इट मीन्स कि चेतना कहीं ना कहीं अब आपके वर्क लाइफ, आपके प्रोफेशन, निष्काम कर्म करना विदाउट गोल, आपको एफर्ट दे रहे हैं, बिना किसी गोल के ऊपर थिंक करके इनपुट दिए जा रहे हैं एंड ऑल, इनके अंदर कहीं ना कहीं आपकी चेतना अपने आप को समाहित रखती है, समेट के रखती है। और फैमिली के अंदर हो सकता है कि आप औरों को फील प्रोटेक्टेड कराना चाहते हैं कि भाई प्रोटेक्टेड फील करके रहो, या मुझे एक ऐसे एक एल्डर पर्सन की तरह मुझे देखो, एक गुरु की तरह देखो, एक फादर की तरह, एक लीडर की तरह एंड ऑल। इनके अंदर आपकी चेतना है जो अटकी हुई है। कंटेंट कंज्यूम करने में आएगा तो वही कंटेंट आपको चाहिए जिसके अंदर लीडर्स की बात हो, जिसके अंदर
किसी 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 दार्शनिक की, किसी ज्ञानी पर्सन की बात हो, हर चीज़ के अंदर ये आपको हर चीज़ के अंदर दिखाई देगा। कुछ चेतना से ही तो सब कुछ से हम कनेक्ट करते हैं। चेतना इज़ लाइक हम कॉन्शियसनेस इज़ लाइक जिससे हम कनेक्ट बना रहे हैं और चीज़ों से। सो यहाँ ये ऊर्जा आपको हर जगह देखने को मिलेगी। इट बी इन द रिलेशन, इट बी इन द मैरिज, इट बी इन द प्रोफेशन। वही है कि मुझे इस रोल के ऊपर आपको देखना चाहिए। कहीं न कहीं वो लीडर का रोल आपने अपने लिए सेट कर रखा है कि मेरे लिए वो लीडर का, वो डिसीजन मेकर का रोल जो है वो सेट है। तो वो आपके कॉन्शियस को तो प्रभावित करता ही है। पर यहीं से जो चंद्रमा है जो वो अपनी डिग्रीज़ को, अपने पक्ष बल को जो है वो लूज़ करना शुरू करेगा। तो यहाँ बेस्ट टू बेस्ट क्या है कि आप एक्सेप्ट करें द एनर्जीज ऑफ प्लैनेट शनि। प्रोफेशन को शुरुआत के अंदर ही 20s 30s में प्रोफेशन को यहाँ सेट कर देना चाहिए। अगर मैं कहूँ रिलेशन एंड वर्सेस प्रोफेशन में, तो प्रोफेशन को सेट करना इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। रिलेशंस एंड ऑल आपको हो सकता है कि प्रोफेशन सेट करने में ही डिस्टर्बेंस दें या दिक्कत दें। दिस हैपन्स विद प्लैनेट सैटर्न। इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ ये दिक्कत आती है। तो आपको क्या कोशिश करनी है, दैट यू सेट इट एट द राइट टाइम। एंड देन द सेकंड इज़ कि आप अपने अपने आप को कहीं ना कहीं डिवोट करिए, कहीं ना कहीं अपने आप को उस पाथ पे डालिए, उस लाइन पे डालिए वेयर यू आर कनेक्टिंग मोर विद द एनर्जीज ऑफ प्लैनेट शनि। शनि की ऊर्जाओं से कनेक्ट हो रहे हैं। ईस्ट देव के अंदर लॉर्ड रामा, लॉर्ड हनुमान, यहाँ उनकी ऊर्जाएं बहुत आवश्यक है ताकि हम इस चार्ट के पोटेंशियल को फुल पे चैनलाइज कर पाएँ। राहु केतु के एक्सेस को चेक करना है कि वो एक्सेस कहाँ पे लगा हुआ है। जितना ये चंद्रमा उससे दूर है उतनी इसके पास फ्री विल है। जितना ये उसके पास है, मान लो राहु और चंद्रमा के बिल्कुल पास आ गया है, उतनी इसकी फ्री विल जो है वो ख़त्म हो गई है। इसके पास फिर स्वतंत्र निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कमज़ोर होती जा रही है, वो क्षीण होती जा रही है। तो ये अब हमारे ऊपर है कि हम देखें इन दोनों का कनेक्ट किस तरह से बन रहा है। बट ओवरऑल कहीं ना कहीं चेतना जो है वो यहीं पे ही अटकी हुई है। इन्हीं चीज़ों के अंदर आप अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व पाते हैं। तो उन्हीं सिनेरियोज़ में रहिए, उसी सिस्टम के अंदर रहिए, उसी एनवायरनमेंट के अंदर रहिए वेयर दे आर टेकिंग यू लाइक द लीडर और एटलीस्ट टेकिंग यू लाइक अ बिग पर्सन। कि एक बिग पर्सन डेफिनेटली है। अगर वो आपको नहीं मिलता है तो फिर वो आनंद खत्म हो जाएगा ना। अगर चेतना को वो आनंद नहीं मिला, वो रस नहीं मिला, सो दैन इट जस्ट नॉट गोइंग टू वर्क। वो फिर वहाँ वर्क नहीं कर पाती है। तो आपको ये देखना है, ऐसे एनवायरनमेंट से ही कनेक्ट बनाना है जहाँ पे आपको वो व्यवस्था, वो फ्रीडम एंड ऑल मिल पाए। वैन यही 11th में हो, मीन्स सूर्य से अगर आप काउंट करें और ये चंद्रमा 11th में आ जाए तो उनके बीच का अब आप कनेक्ट देखिए। इट जस्ट कि अब ये जो कृष्ण पक्ष है दैट जस्ट गोइंग टू, ये अभी अमावस की तरफ चलने लगा है। पक्ष बल बहुत डिक्रीज़ होने लगा है। चंद्रमा के अंदर वो पाप जो है वो आपको दिखने लगा है। चंद्रमा के अंदर वो जो पीड़ित ऊर्जाएं हैं वो कहीं ना कहीं दिखने लगी हैं। बट यहाँ पर जो चेतना है वो अटक रही है। कहाँ पे अटक रही है? वो लाभ के अंदर अटक रही है। वो वर्थ नॉट यहाँ पे वो चेक कर रही है हर चीज़ की, कि जिन भी चीज़ों के अंदर मैं अब तक जुड़ी रही, जिन भी चीज़ों के अंदर मैं अब तक कनेक्टेड रही, वो वर्थ भी थे या नहीं थे, मतलब उनको करना सही भी था या नहीं था। यहाँ फ्रस्ट्रेशन आ सकती है। इस अलाइनमेंट के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ सकती है। इस अलाइनमेंट के अंदर एक चीज़ के अंदर जाना आसान होता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन विद टाइम आपको देखने को मिलेगी। जाना तो आसान है, रिलेशंस एंड ऑल, मैरिज, प्रोफेशन, चीज़ों के अंदर जाना बहुत आसान है, इच्छाओं के अंदर जाना बहुत आसान है। बट वैन द फाइनल स्टेज, मुझे लगता है वहाँ पर आपको फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलेगी, बिकॉज इट जस्ट नॉट वर्किंग आउट। प्लानट चेक कर रहा है, प्लानट ये चेक कर रहा है, प्लानट की एनर्जी, वो कॉन्शियस, वो चेतना की व्यवस्था ये चेक कर रही है कि ये जो व्यवस्था बनी है ये वर्थ इट है या नहीं है, ये काम करेगी या नहीं करेगी। और फिर इन्हें क्या महसूस होता है एट अ सर्टेन पॉइंट कि भाई अब मेरे पास फ्री विल नहीं रही। मैं किसी भी चीज़ में गया, अब ये अगर काम नहीं कर रही सही तरीके से तो मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता, मेरे पास वो फ्री विल नहीं है। तो यहाँ एक वीकनेस है, ये एक पैटर्न है। हमें मुक्त होना होगा, उससे हमें इसमें बाहर निकलना होगा ताकि हम हमारे चार्ट के पोटेंशियल को चैनलाइज करें और आपका ये व्यवस्थाओं को सेट करें। सिबलिंग्स एंड ऑल के अंदर पर्सन में आपका सिबलिंग से कनेक्ट हो सकता है, फ्रेंड सर्कल एंड ऑल से काफ़ी अच्छा कनेक्ट हो सकता है। उनके अंदर आपकी चेतना है, उनके अंदर कहीं ना कहीं आपका कॉन्शियसनेस जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। उनसे आप अपने कनेक्ट को मानते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट मानते हैं। आप चाहते हैं कि हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्टिव लेयर आप बना दें, या कहीं ना कहीं उसको उसकी इच्छा, उसकी डिज़ायर्स को कंप्लीट करने में आप मदद करें। या आपने बेसिक एक रूल अपने आप को दे रखा है, दिखाई दे या ना दिखाई दे, सबकॉन्शियसली एक रूल है जो आपने अपने आप को दे रखा है। तो आपकी चेतना अगर कहें तो वो अटक रही है कहाँ पे ज़्यादा? वो अटक रही है लोगों को इच्छा पूर्ति कराने में ज़्यादा, वर्थ नॉट चेक करने में ज़्यादा, या फिर अपने सिबलिंग्स के साथ या फ्रेंड सर्कल के साथ कनेक्ट होने में। वहाँ पे आपकी चेतना का कहीं ना कहीं हास या कहीं ना कहीं जो अवमूल्यन है वो डेफिनेटली चार्ट के अंदर बन चुका है। राहु केतु का एक्सेस कैसे प्ले आउट करता है उसको हम अगले सेशन में समझेंगे। विद दिस सूर्य और चंद्रमा के एक्सेस, दोनों एक्सेस का एक साथ कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस है कि चार्ट के देखिए पोटेंशियल चार्ट का जो राइज करता है ना,
वो इन्हीं चीज़ों से राइज़ करता है। कर्मा से डाउन आता है। जब हम इन चीज़ों के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो वो कहीं न कहीं अप जाता है, वो कहीं न कहीं बेटर होने लगता है। बिकॉज़ एक पर्सन जो है अगर वो कहीं अटकेगा ही नहीं, वो भटक ही नहीं रहा अगर, तो इसका मतलब है कि फिर वो पर्सन बहुत अच्छे डिसीज़न ले रहा है इन लाइफ़, या एटलीस्ट वो ग्रो कर रहा है, बिकॉज़ वो भटक नहीं रहा। और जो भटक रहा है वो फिर अटक रहा है। तो भटकना नहीं है उस एक्सेस के कारण, बस उससे अप चलते जाना है। अगर ये 12th के अंदर हो मीन्स अब आप अलाइनमेंट को देखिए, चंद्रमा सूर्य से मिलन की तरफ है, बट ये मिलन दूसरा है। इसमें चंद्रमा सूर्य को देख नहीं रहा, वो रिफ्लेक्शन नहीं है। इसमें चंद्रमा सूर्य के ऊपर सवार होना चाह रहा है, तो वो रिफ्लेक्शन खत्म हो गई, फ्री विल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। वो जो एग्जिस्टेंस था चेतना का, वो यहाँ खत्म होने लगा है। चेतना अपने आप को खत्म पा रही है, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो रहा है। इन चार्टों के अंदर सबसे ज़्यादा देखने की बात यह है कि ये अपने आप को किस प्लेन पे रखते हैं, ये अपने आप को किस प्लेन पे रखते हैं, इन्हें डिसाइड करना होगा। मटेरियल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, कार्मिक, किस प्लेन, किस तरह की बात आप करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे आपने एक पूरी यात्रा तय करी है। अगर आपके जन्म के टाइम पे ये चंद्रमा यही मानते हैं, तो उसका मतलब है कि आपने वो पूरा सर्कल एक बार तय कर लिया है ना। तो आपको वो सारी यादें जो है वो आपकी मेमोरीज के अंदर है। यहाँ पर इंट्यूशन की पावर द बेस्ट वर्क करती है। कोई एस्ट्रोलॉजी में अगर ऐसा चार्ट अगर एस्ट्रोलॉजी में आ जाए तो वो द बेस्ट रिफाइंड वर्क करता है। रिफाइंड इन द सेंस है कि भाई इसके पास ये वो इंट्यूशन की पावर रखता है। इनके पास वो इंट्यूशन की पावर, वो चीज़ों को सॉल्व करने की एनर्जी, वो क्रिटिकल थिंकिंग एंड ऑल आपको देखने को मिलेगी। एनालिटिकल पावर आपको देखने को मिलेगी, वो देखते ही बनेगी कि भाई है वो चीज़। लेकिन व्हेन कम्स टू देयर लाइफ, जब इनके जीवन के बारे में आएगी बात, सो ये उनके अंदर कंफ्यूज होने लगेंगे, वहाँ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनाने लगेंगे। कार्मिक, मटेरियल, स्पिरिचुअल सबको एक साथ कनेक्ट कर देंगे। उससे एक डिस्टर्बेंस यहाँ पे आ सकती है। यहाँ पे चंद्रमा अपने एग्जिस्टेंस को लूज कर रहा है, वो एग्जिस्टेंस को छोड़ रहा है। इसका मतलब है कि इमोशनल टर्मोइल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे ही इनको रिलेशंस या किसी भी चीज़ में अगर इमोशनल चैलेंज आया, सो दे विल टेक द एक्सट्रीम स्टेप लेने में ये देरी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सेंसिटिव, दिस अलाइनमेंट इज़ रियली वेरी सेंसिटिव अलाइनमेंट, कॉज दिस अलाइनमेंट जहाँ पर चंद्रमा का एग्जिस्टेंस अब खत्म होने वाला है। सो उन चंद्रमा डिसअपियर हो जाएगा, द न्यू मून आ जाएगा, अमावस्या। ऐसे लोग अपने आप को रिजिड पाते हैं, अपने आप को बंधनों में पाते हैं। और अमावस्या इज़ ऑल अबाउट द पितृलोक, और पितृलोक इज़ ऑल अबाउट कि भाई अब चीज़ें मेरे हाथों में है नहीं ना, दे आर नॉट इन माई हैंड, मेरे हाथों में नहीं है। नाउ दे आर इन कोई और ही चीज़ है, कोई और ही व्यवस्था है जो उन्हें चला रही है। और पितृलोक में या पितृ व्यवस्था में क्या होता है, द मैरिजेज अरेंज मैरिज ही होनी चाहिए, पितृ व्यवस्था पे हमें ध्यान देना है। तो वहाँ पे बंधन काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ बंधनों की तरफ मूवमेंट है। अगर इस पर्सन को पसंद आ गया बंधन तो ओके है, पसंद नहीं आता है तो फिर वो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सारी चीज़ों को जोड़ देते हैं ना, कार्मिक, मटेरियल, स्पिरिचुअल सबको अलाइन कर देते हैं एक साथ, और फिर चीज़ों को कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो मुझे लगता है उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से भी बचना चाहिए, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स ना बनाए। दिस इज़ द बेस्ट वन। एंड द सेकंड इज इष्ट देव पे समर्पण। जब भी अलाइनमेंट बनती है, जस्ट इज जो भी मन से आ रहा है भाई उसके भजन गाने शुरू कर दो। दैट इज़ द बेस्ट 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 रेमेडी है, वो बेस्ट रेमेडी है। वो वर्कआउट, वही रेमेडी जो है वर्कआउट कर सकती है इस चार्ट के अंदर। एंड द थर्ड इज़ आई थिंक, जितना हम डिटैच रहेंगे, आइसोलेटेड रहेंगे, आइसोलेटेड का मतलब है जितना हम एक प्लेन को डिसाइड कर लेंगे कि या तो मैं मटेरियल हूँ, या स्पिरिचुअल हूँ, या कार्मिक हूँ, या इमोशनल हूँ, कोई तो मेरी व्यवस्था है, कोई तो मेरा एग्जिस्टेंस है। बिकॉज इस चार्ट के अंदर एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है एक प्लानट का। चंद्रमा थोड़े समय में अस्त हो जाएगा, और ये अस्त बुध अस्त की तरह नहीं है, सूर्य शुक्र अस्त की तरह नहीं है। ये अस्त है कि भाई प्लानट है ही नहीं, दिखेगा ही नहीं स्काई में। तो एक चीज़ का एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है, इट मीन्स कि एक चीज़ को डिसाइड कर लो कि मैं क्या हूँ। ये कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, नहीं तो आपके राजयोग जो है वो कहीं ना कहीं धरे रह जाएंगे, इस चार्ट में कमज़ोर रह जाएंगे। एक चीज़ को, एक टैलेंट, एक स्किल के ऊपर भयानक वर्क करिए, एक रिलेशन के ऊपर भयानक वर्क करिए, सब कुछ दे दीजिए उसको, तब शायद वो वर्कआउट कर जाए। तो ये एक व्यवस्था है। राहु केतु का एक्सेस यहाँ कैसे प्ले आउट करता है, इसको थोड़ा अगले सेशन के अंदर समझेंगे। राशियों की क्या इंपॉर्टेंस है इन अगले सेशन में समझेंगे। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो अगले सेशन के लिए है। इस सेशन के अंदर हमने एक्सेस को कवर करा है, उसके कॉन्शियस लेवल को कवर करा है, क्यों राहु चंद्रमा का मेन दुश्मन है, इस चीज़ को कवर करा है, क्यों त्रिपुरारी जो हैं वो भाभी को मेट सकते हैं। बिकॉज त्रिपुरारी की एक बार अगर आप कथा पढ़ेंगे, तो त्रिपुरारी इज़ द जो त्रिपुरांतक का अंत करते हैं, त्रिपुरार जो है उनका वो अंत करते हैं। अब वो क्या है, या त्रिपुरारी जो है उनका जो रथ है, उसके जो पहिए हैं वो किससे बने हैं, सूर्य और चंद्रमा से।
उनके रथ के पहिए सूर्य और चंद्रमा से हैं। एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट में सूर्य और चंद्रमा आपको पावरफुल देखने को मिलेंगे। उनकी स्ट्रेंथ ऐसे देखिए कि 1 2 2 1, मतलब एक दूसरे के आसपास बैठे हुए होंगे। उनकी स्ट्रेंथ होगी मजबूत, तभी तो वो लिप्त नहीं होते चीज़ों में। आप वो देख लेंगे भाई ये चीज़ें ये ऐसे हैं, बट फिर भी वो लिप्त नहीं होंगे, उससे वो निकल जाएंगे। दैट इज़ द लेवल ऑफ द चेतना। वो कितनी डेवलप्ड है, कितना कॉन्शियस का लेवल पर्सन ने डेवलप कर रखा है, कितना वो लिप्त नहीं होता है, वो बाहर निकल आता है। सो त्रिपुरारी की कथा करिए। अगर आपको फ्री विल चाहिए, नीड फ्री विल, देन डेफिनेटली नीड द रेमेडी एक बार उनकी करनी चाहिए। उनकी कथा विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे सूर्य और चंद्रमा उनके पहिए बने और उन्होंने फ्री विल को प्राप्त करा। तो ये कुछ था इस सेशन के लिए। आने वाले सेशन में और कवर करेंगे चीज़ों को। निर्वाण षटकम पढ़ना चाहिए, हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग कि वो आप चेतना है, आप शुद्ध चेतना है, द प्योर चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस। सो ये दिस सेशन के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। कनेक्ट बनाए रखिएगा, कनेक्टेड रहिएगा और आनंद प्राप्त करिए। आनंद है आप, सच्चिदानंद है, ईश्वर के अंश है, तो आनंद